तेरा पोषण करती, इसलिए नहीं कि तू बलवान है, बल्कि इसलिए कि तू इसकी संतान है। आज इसी भाव को लेकर आज मैं अपनी क्लास शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने ये पंक्ति बोली है वो मानवीकरण अलंकार पर आधारित है। तो आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसका भाव प्रकट हो रहा है। प्रकृति तेरा पोषण करती, है ना, प्रकृति को नारी के समान बताया है यहाँ पर लाइन में, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार प्रदर्शित हो रहा है। तो मानवीकरण अलंकार के ऊपर आज हम बात करेंगे डिटेल में कि मानवीकरण अलंकार में क्या प्रदर्शित होता है। यहाँ पर काव्य में मानव होता नहीं है, लेकिन कवि की कल्पना ये बताती है, उसका जब हम कवि की कविता का जब हम अर्थ लेते हैं तो ऐसा आभास होता है किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी नारी की बात कर रहे हैं, किसी सुंदरी की बात कर रहे हैं, किसी युवक की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए जहाँ पर ऐसे भाव प्रकट हो, किसी व्यक्ति के भाव प्रकट हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। हालांकि वास्तव में वहां मानव होता नहीं है। ठीक है, तो आज यही मैंने इसके 10 उदाहरण दे दिए हैं। आप भी अच्छे से सुने और देखें, इसके भाव को समझने का प्रयास करें, तो आपको भी समझ आएगा कि यहाँ पर किस तरह के भाव प्रकट हो रहे हैं और किस कारण से ये मानवीकरण अलंकार है। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रकृति तेरा पोषण करती है ना, प्रकृति यानी नेचर, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी नारी की बात कर रहे हैं। प्रकृति तेरा पोषण करती, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती है। वेगवती यहाँ पर नदी की बात कही है कि गाकर गीत विरह के तटिनी, तटिनी का मतलब किनारा जो है, नदी का जो किनारा है वो बहता जा रहा है, उस पर जो नदी का पानी जो है वो बहता जा रहा है। किनारा अपने आप में ऐसा लगता है कवि को कि वो विरह के गीत गा रहा है। विरह यानी अकेला है, किनारा जो है वो अकेला बहता जा रहा है। जो नदी है वो वेग के साथ बहती जा रही है, लेकिन वो अकेली है, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे कि वो विरह के गीत गा रही हो ना। तो इसलिए भी यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। वेगवती बहती जाती, वेगवती नदी को कहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी लड़की की बात कर रहे हैं। तो कब से जल बूंदों को विह्वल शैल निहार रहे। अब यहाँ पर जल बूंदों को विह्वल, विह्वल यानी विचलित, और शैल निहार रहे, शैल यानी पर्वत, और निहार रहे, निहारना तो आंखों से होता है ना। तो ऐसा लग रहा है कवि को कि पर्वत जो है वो स्टिल बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, लेकिन जब जल की बूंदें नीचे गिरती हैं, यानी जब बारिश हो रही होती है, तब ऐसा लगता है कि जो पर्वत है वो आंखें फाड़ फाड़ कर पानी की बूंदों को देख रहे हो, निहार रहे हो। तो इस तरह से जो निहारने की बात आ रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। शैल को एक व्यक्ति के रूप में दिखाया है कवि ने, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार स्पष्ट हो रहा है। आगे देख लो, सागर के उर पर नाच रही, नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, यानी कि सागर, सागर यानी समुद्र, और उर का मतलब है हृदय को बोलते हैं। तो सागर के हृदय पर जो लहरें हैं वो नृत्य कर रही हैं, और जो लहरों का जो शोर होता है, ऐसा लग रहा है जैसे संगीत वहां बज रहा हो, और उस जो लहरों का जो मधुर गान है, मधुर गीत है, उस गीत पर लहरें जो है नृत्य कर रही हैं, उनके पांव थिरक रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। आगे देख लो, थकी अनमनी धूप मांगती जल में बाहें। अब यहाँ थकी अनमनी धूप, धूप को थकी अनमनी कहा है। ऐसा लग रहा है कि जब गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय बहुत तेज धूप चल रही होती, धरती का कण कण तप रहा होता है, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि धूप भी थक गई है इतनी तेज गर्मी के कारण। अब वो भी चाहती है, वो भी, उसको भी लगता है कि मांगती जल में बाहें। अब उसे भी ऐसा लग रहा है कि कोई जल मग्न होकर जल में बाहें आए और वो धरती को अपनी बाहों में ले ले और धरती को जल में कर दे, यानी कि उसको भी ठंडक, जल के कारण, जल से वो ठंडक कर दे धरती को। तो यहाँ पर धूप को अनमनी धूप, अनमनी धूप कहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार दृश्यमान हो रहा है।
आगे देखो, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पर मेघ यानी कि मेघ है, ऐसा लग रहा है कवि को कि मेघ जो है बन ठन के, जब वो उमड़ घुमड़ कर आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं, साथ में आंधी भी आ रही है, हवाएं चलने लग जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी तैयारी करके अपनी फौज के साथ वो चले आ रहे हैं। और कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई मेघ नहीं है, कोई दामाद है जो अपने ससुराल में वो बन ठन कर जा रहा हो। तो इसलिए मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार स्पष्ट हो रहा है। आगे देखो, हंसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। हंसमुख हरियाली में यानी यहाँ पे हरियाली को हंसमुख कहा है, और हरियाली इस हंसमुख हरियाली को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पक्षियों का कुल, पक्षियों का जो झुंड है वो भी मंगल गीत गा रहा है, इधर उधर झूमकर मंगल गीत गाता नजर आ रहा है। इसलिए हरियाली को हंसमुख दिखाया है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। आगे देखो, आज सवेरे जब बसंत आया उपवन में चुपके चुपके। अब यहाँ बसंत एक ऋतु है ना, लेकिन ऋतु को कवि ने ऐसे दर्शाया है जैसे कि वो कोई लड़का हो, कोई युवक है जो चुपके से आज सवेरे जब आया बसंत उपवन में चुपके चुपके। उपवन में वो धीरे धीरे आया है, और जो उपवन में जो है पुष्प खिल गए हैं, उसमें बाहर आ गई है, तो ऐसा लगा जैसे आज सुबह सुबह आराम से चुपके से वो आ गया। तो बसंत ऋतु को कवि ने एक युवक की तरह दर्शाया है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। आगे देखो, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के जोर से, अभी पिछले एपिसोड में बताया था कि मानो शब्द जहां आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, लेकिन यहाँ पर सोता हुआ सागर जगा, इस लाइन के बारे में मैं आपको फोकस करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर सोता हुआ सागर जगा, इसका अर्थ अगर हम देखते हैं तो वो मानवीकरण अलंकार यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। क्यों? क्योंकि सागर एक अथाह जलाशय है। अब यहाँ पर कवि ने सागर को एक युवक के समान बताया है कि हवा जोर से चली और जो लहरें थी उसमें हलचल होने लगी, और हलचल होने के कारण ऐसा लगा जैसे अभी सो रहा था सागर और वो जाग गया हो, तो इसलिए भी यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आगे देखो, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब यहाँ मेघ छाए हुए हैं आसमान में, और ऐसे आसमान से लगता है जैसे कोई परी के रूप में संध्या नामक कोई सुंदरी जो है वो धीरे धीरे धरती पर अवतरित हो रही है। लेकिन हालांकि संध्या जो है वो शाम के समय को बोलते हैं, लेकिन कवि ने संध्या को एक सुंदर युवती के रूप में दिखाया है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। तो अब इस तरह से ये 10 उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। अब आप इसका अभ्यास करें, बहुत अच्छे से अभ्यास करें, बारीकियों से देखें। अगर इन लाइंस में कोई और भी आपको नजर आए, कोई और अलंकार नजर आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएंगे कि इस लाइन में ये अलंकार भी है। इस लाइनों में, इन 3-4 में ऐसा लगेगा आपको कि और भी अलंकार है जो कि हम कर चुके हैं, तो आप मुझे बताना कि कौन सी लाइन में कौन सा अलंकार और भी आपको नजर आ रहा है। और एक अलंकार अब रह गया है, वो है अतिशयोक्ति, और अतिशयोक्ति भी मैं बहुत शीघ्र ही आपके लिए लेकर आ रही हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन पर जरूर जाएं, ऑल को टच करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और आप कमेंट जल्दी से कर दो ताकि, और लाइक भी कर दो ताकि मैं खुश हो जाऊं, मेरा मनोबल बढ़ जाए और नेक्स्ट एपिसोड में और धमाके के साथ लेके जाऊं आपकी पसंद के अनुसार। तो बाय बाय।